नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में हम बाल विकास शिक्षण विधियों को देखेंगे। ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा रहे थे, जो कि आपके जो है 3 सेट में करवा दिया हूँ। 18, 17 और 16 का ये आपका 2015 का पेपर है। आप लोग इसको देखिए और गेस करिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे जाते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर का 2015 का पेपर है। इसके पहले भी जो मैंने करवाया है, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो बताइए, इसका विकास किसके द्वारा किया गया था? गेस करिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? जो किया गया था दोस्तों, ये मर्रे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या TAT नामक शैक्षिक प्रशिक्षण का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक मर्रे ने सहायक मार्गन के साथ मिलकर किया था, जो कि व्यक्तित्व के लक्षण के परीक्षण में सहायक होता है। और बायलक ने 10 प्रवृत्तियों के आधार पर TAT कहानियों का विश्लेषण करने का प्रयास किया था। दोस्तों, ये बहुत ही कथन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। आप लोग व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, आप इसको रट डालिए, क्योंकि कथन से क्वेश्चन 2-4 जरूर पूछती है यूपी टेट। तो व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, गिलफोर्ड का है, इसको आप याद कर लेना दोस्तों। चलिए, अगला है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। बताइए, तो क्या है आपका? तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा का। ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, यह एक विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, जिसका बाल केंद्रित शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालकों के व्यवहार के परिमार्जन के लिए तथा शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन के लिए विशेष सहायता ली जाती है दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के संबंधों से संबंधित है? तो बताइए, ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है आपका? निरंतरता का सिद्धांत है, समन्वय का सिद्धांत है, व्यक्तित्व का सिद्धांत है, लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों, स्किनर ने विकास को एक क्रमिक मंदगति से चलने वाली प्रक्रिया माना है, तो मुनरो ने वृद्धि को शारीरिक अवृद्धि माना है। वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुपालन करती है, जिसे हम वृद्धि तथा विकास के सिद्धांतों के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये सिद्धांत कौन कौन से हैं? जैसे निरंतरता का सिद्धांत आपका है, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, परिमार्जन का सिद्धांत, निश्चित था पूर्व कथनीय प्रतिक्रम का सिद्धांत, प्रतिमान का सिद्धांत, अगला समन्वय का सिद्धांत, वंशानुक्रम में वातावरण की अंतर क्रिया का सिद्धांत, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, वृद्धि एवं विकास से सम्मिलित न होकर शैक्षिक वर्गीकरण से है। तो ये सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना दोस्तों और इसको याद रखना। विकास के सिद्धांतों, जो विकास के सिद्धांत हैं, जो इस नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये सारे नाम हमेशा देख लेना। कई बार अगर वीडियो समझ में एक बार नहीं आता 2 बार देख लेना, क्योंकि ये जितने भी इसमें दिए गए हैं, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं उससे क्वेश्चन तो बनते ही हैं, प्लस उसका जो और फैक्ट उसमें दिए गए हैं, इससे भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। चलिए, अगला है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो बताइए, ये सीखने के किस नियम पर है? ये तत्परता के नियम पर आधारित है। ये दोस्तों थार्नडाइक का जो है ये नियम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, संबंधवादी अधिगम के प्रतिपादक थार्नडाइक ने सीखने के 3 नियमों को बताया था। कौन सा है? ये सीखने के 3 नियम थार्नडाइक के इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। तो कक्षा शिक्षण में 8 प्रस्ताव सोपान सीखने के तत्परता के नियम पर आधारित हैं, क्योंकि इस नियम पर शैक्षिक निहितार्थ यह है कि विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने से पूर्व ऐसा वातावरण उत्पन्न करना चाहिए कि विद्यार्थियों के नए अधिगम के लिए जिज्ञासा, इच्छा व रुचि जागृत हो जाए, जिससे वह नवीन ज्ञान को सीखने के लिए तत्पर हो जाएं। तो थार्नडाइक के जो 3 नियम हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछे जाते हैं, इसलिए थार्नडाइक के 3 नियम और 5 गौण नियम भी लोग याद कर लेना। चलिए, अगला है, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? तो संप्रत्यय का निर्माण का प्रथम सोपान दोस्तों होता है या प्रत्यक्षीकरण। क्या होता है? संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान प्रत्यक्षीकरण होता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि आपका 2015 का पेपर है। इसी प्रकार से यूपीटेट क्वेश्चन पूछी थी।
सेम टू सेम वही आपके सामने क्वेश्चन हैं। किसी परिस्थितियों, वस्तुओं तथा अथवा कार्यों में एक समान सदृश्य वाले उद्दीपन की मानसिक प्रतिमा को प्रत्यय कहा जाता है। मस्तिष्क के द्वारा संवेदनाओं तथा प्रदक्षिणों की सहायता से विभिन्न वस्तुओं और परिस्थितियों के संबंध में प्राप्त सूचनाओं का संश्लेषण तथा विश्लेषण करके संप्रत्ययों का निर्माण किया जाता है। संप्रत्ययों के सोपान कौन कौन से होते हैं दोस्तों? अवलोकन होता है, फिर विश्लेषण होता है, तुलना होता है, पृथक्करण होता है और सामान्यीकरण होता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको ही आप लोग संप्रत्यय के सोपान जो कि 5 होते हैं याद कर लेना। अगला है प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दोस्तों दिया गया था आपका बंडूरा के द्वारा। किसके द्वारा? बंडूरा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक बंडूरा ने प्रेक्षणात्मक अधिगम प्रत्यय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों, जिसमें व्यक्ति के व्यवहार को जानना था, उसका प्रत्यक्षण करना पर विशेष जोर दिया गया। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा ने सीखने की प्रक्रिया में अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों का अवलोकन करके तथा उसकी नकल करके सीखने के महत्व पर बल दिया। बंडूरा के नाम पर ही इसके सिद्धांत को बंडूरा का सामाजिक सिद्धांत दोस्तों कहा जाता है। अगला है अधिगम में प्रभाव का नियम दिया था। अधिगम में प्रभाव का नियम दिया था किसने? तो ये दिया था प्रभाव का नियम, जो कि अभिप्राप्त तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, ये सब पढ़ चुके हैं। किसने? थार्नडाइक ने दिया था। देखिए कौन कौन से नियम दिए थे? जो कि 3 मुख्य नियम दिए थे, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। ये बहुत थार्नडाइक की जो थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सिद्धांत, इसको हमेशा रट लेना, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अगला है निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका प्रत्याहार का किया जाता है, पहचान का और पुनः सीखना के, लेकिन तार्किक का नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसको नहीं हमेशा दोस्त याद रखना, तो यही तार्किक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों है देखिए स्मृति प्राणी की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह पूर्व में संपन्न अधिगम प्रक्रियाओं में सूचना एकत्रित करता है। विशिष्ट उत्तेजनाओं में प्रत्युत्तर देने से इसकी सूचनाओं को जो पुनः प्रस्तुत होता है। स्मृति एवं मनोवैज्ञानिक योग्यता, जिसमें स्मृति 4 प्रतिमाएं सन्निहित रहती हैं: अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण, पहचान। तार्किक विधि का संबंध स्मृति के मापन से नहीं होता है दोस्तों, तार्किक का नहीं होता। जो आप पढ़ चुके हैं अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण और पहचान, ये होता है, ये 4 संक्रियाएं हैं मनोविज्ञान, एक स्मृति एवं मनोवैज्ञानिक योग्यता की। चलिए बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? तो बाल मनोविज्ञान का दोस्तों क्षेत्र होता है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म के पूर्व काल गर्भावस्था से लेकर उसकी किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, जिसमें बालकों के व्यवहार, स्थितियों, समस्याओं के साथ उन सभी कारकों का भी अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार एवं विकास पर पड़ता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये हो जाएगी आपका डाउन सिंड्रोम। क्या इसको बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। देखिए ये डाउन सिंड्रोम अनुवांशिक या क्रोमोसोम जनित विकार है जो शरीर में क्रोमोसोम का एक अतिरिक्त जोड़ा बन जाने से होता है। सामान्य शिशु 46 क्रोमोसोम के साथ पैदा होते हैं, जिसमें 21 क्रोमोसोम अपने माता पिता से व 23 क्रोमोसोम अपने पिता से ग्रहण करते हैं। यानी 23 माता से और 23 क्रोमोसोम पिता से ग्रहण करते हैं। परंतु डाउन सिंड्रोम से पीड़ित शिशु में एक अतिरिक्त जो माता के 21वें क्रोमोसोम जोड़ों से के अलग न होने के कारण आ जाता है, जिससे उसके शरीर में क्रोमोसोम की संख्या बढ़कर 46 यानी 47 हो जाती है, जिसके फलस्वरूप शारीरिक विकास और मस्तिष्क के विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। दोस्तों इससे क्वेश्चन बना है सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। तो इन सिंड्रोम के बारे में अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों। कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारणों द्वारा निर्धारित होती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका पूर्व प्रारंभिक अवस्था। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए थे। किसने? कोलबर्ग ने। कौन कौन से? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर।
इसमें क्या होता है, इसमें दंड एवं आज्ञापालक अभिमुखता इसको भी बोलते हैं तथा यांत्रिक सापेक्षता अभिमुखता को भी शामिल किया जाता है। ये पूर्व परंपरागत स्तर में, और परंपरागत स्तर में परस्पर एकमुखी अभिमुखता तथा अधिकार संरक्षण अभिमुखता को शामिल किया जाता है। अगला उत्तर परंपरागत स्तर, इसमें सामाजिक अनुबंध विधि सम्मुख अभिमुखता तथा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता को शामिल किया जाता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो 12 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? जो कि सही हो जाएगा आपका, पहले आपका अंडाणु बनता है, फिर शुक्राणु, फिर युग्मनज, फिर प्लास्टोसिस। तो ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, मानव के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकृति की सर्वोत्तम रचना भी कहा जाता है, और गर्भाधान के समय अंड स्रावित होकर गर्भाधान नाल के द्वारा गर्भाशय में आते हैं, जहां शुक्राणु से इसका संयोग होता है, और इस प्रकार दोनों के संयुजन से निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह निषेचित संयुक्त होकर कालांतर में भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। अतः अंडाणु, फिर शुक्राणु, फिर युग्मनज, फिर प्लास्टोसिस का सही क्रम है दोस्तों। अगला है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी था उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो ये दोस्तों जुंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, व्यक्तित्व के प्रकार से तात्पर्य व्यक्तियों के ऐसे वर्ग से है जो व्यक्तित्व गुणों की दृष्टि से एक समान होते हुए पर्याप्त व्यक्तिक विभिन्नता रखते हैं, और जर्मन मनोवैज्ञानिक जुंग ने सामाजिक अंतर्क्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। कौन? देखिए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। दोस्तों ये जुंग के जो आपके ये मनोवैज्ञानिक जुंग हैं, इनके व्यक्तित्व के प्रकार जो बांटे गए हैं 3 हैं, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ये अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण और वर्गीकरण, नियमिकीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? तो 14 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? आगमन विधि के सोपान है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए कौन कौन से हैं? उदाहरण दोस्तों, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमितीकरण के ये सभी आगमन विधि के विभिन्न सोपान हैं, जिसके प्रतिपादक अरस्तु हैं। इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं एवं ज्ञात तत्वों के आधार पर निर्णय लिया जाता है दोस्तों। देखिए शिक्षण विधियाँ, ये बहुत ही जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये शिक्षण विधियाँ हैं, इससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसको याद कर लो। शिक्षण विधियाँ, आगमन विधि किसने प्रतिपादित किया था? अरस्तु ने। संवादविद प्लेटो ने। ओरिस्टिकविद आर्मस्ट्रांग ने। ड्रेकाली ने। और निगमनविद अरस्तु ने। और डाल्टनविद हेलेन पार्कहर्स्ट। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधियाँ हैं, इनको रट डालो क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका हर्बर्ट विद, हर्बर्ट, प्रोजेक्ट विद, किलप्रैक्टिक, प्रश्नोत्तर, सुकराती विद, सुकरात और खेल विद, कार्लडवेल कुक और मॉन्टेसरी विद, मारिया मॉन्टेसरी और बेनेटिका विद, डॉक्टर कार्लटन वासवार्न और किंडरगार्टन विद हर्बर्ट। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग याद कर लेना। चलिए अगला है अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। कौन है दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा, रुचि, लक्ष्य और अभिवृद्धि। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अवधान को प्रभावित करने वाले आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ कारकों से तात्पर्य व्यक्ति से संबंधित ऐसे कारकों से होता है जो व्यक्ति के अवधान को सार्थक ढंग से प्रभावित करते हैं, जिसे अवधान के व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक भी कहा जाता है दोस्तों। कौन कौन से हैं? रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति और संवेग। ये माइटलिन की ये जो है आपकी जो है कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। अवधान किसी मानसिक क्रिया की एकाग्रता है, याद कर लेना। और दुमलई ये भी अवधान अन्यों की अपेक्षा किसी एक प्रकरण पर चेतना का एकाग्रता है। अगला रास की परिभाषा है किसी विचार वस्तु को मस्तिष्क के सम्मुख स्पष्ट रूप से लाने की प्रक्रिया अवधान है। दोस्तों ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। अगला व्यवहारवादी ने कहा कि मुझे नवजात शिशु दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। तो 16 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? ये किसने कहा था? ये दोस्तों वाटसन ने दोस्तों, वाटसन का कथन है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ये सही हो जाएगा। देखिए क्या कहा था? मुझे नवजात शिशु दो, उसे डॉक्टर, वकील, चोर बना दूंगा। और जॉन वी वाटसन
मनोवैज्ञानिक विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं, जिसका विकास प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी मनोवैज्ञानिक में एक समूह ने किया था दोस्तों। और व्यवहार संरचनावाद था प्राकृतवाद का विरोधी होने के साथ साथ अंतर्दर्शन व चेतना के प्रत्यक्ष की व्यवहारिक उपयोगिता को भी स्वीकार नहीं करते हैं। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने जन्मजात प्रवृत्तियों के अस्तित्व को नकारते हुए सीखने पर बल दिया है और व्यवहारवाद जीव विज्ञान की विधियों तथा रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव के अध्ययन परिणामों से प्रेरित थे, जिन्हें बाद में क्लार्क, हार्न और एडवर्ड यलमैन, बीएफ स्क्रीनर आगे बढ़ाया। और अधिकतम प्रेरणा तथा पुनर्वर्णन का विशेष ध्यान केंद्रित रहना व्यवहारवादियों की प्रमुख दोस्तों विशेषता है। अगला है ध्यान आकर्षित होने में किसकी भूमिका दोस्तों है, ये उद्दीपन की तीव्रता। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं, आपका जो है उद्दीपन की तीव्रता दोस्तों, ध्यान आकर्षित होने से उद्दीपन की तीव्रता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उद्दीपन व्यक्तित्व को सीखने के लिए प्रेरित करता है, जिसमें सीखने वाला अंत में सीखने वाले की इच्छा के अनुरूप व्यवहार करने में समर्थ हो जाता है और सीखने या ध्यान आकर्षित होने में इसलिए उद्दीपन की तीव्रता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है और यह विषय वस्तु को अधिगम के लिए क्रियाशील भी बनाए रखती है। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के अधिगम संबंधी इसी नियम पर आधारित है दोस्तों। अगला है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, तो 18 का ऑप्शन नंबर दोस्तों प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। अगर प्रेरणा मिलती है तभी जो छात्र में रुचि उत्पन्न होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो प्रेरणा से तात्पर्य छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, क्योंकि यह एक ऐसी परिकल्पनात्मक प्रक्रिया है जो प्राणी के व्यवहार को प्रारंभ अनुप्रेरित सक्रिय बनाए रखती है दोस्तों। और दो प्रेरणाएं होती है, कौन सी होती है, एक तो सकारात्मक प्रेरणा होती है, एक नकारात्मक प्रेरणा होती है। और प्रेरणा देने वाले घटक कौन कौन से हैं, उत्तेजना, आकांक्षा, प्रोत्साहन और दृढ़। चलिए आगे देखते हैं, फ्रायड के अनुसार क्या है। फ्रायड के अनुसार दोस्तों विस्मृत वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा सुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए विस्मृत है क्या, सीखी गई बात को धारण रखने या पुनः स्मृत करने की सफलता विस्मरण है। अर्थात विस्मरण किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव को याद करने अथवा सीखे गए कार्य को करने में असफलता से है। मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने विस्मृत वह प्रकृति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। और विस्मृत को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, है आपका समय अंतराल, अधिगम मात्रा, पाठ्यवस्तु की सार्थकता, स्मरण की इच्छा, अधिगम वातावरण, मानसिक स्थिति और अभिप्रेरणा, सीखने की विधि और मादक द्रव्यों का सेवन। ये दोस्तों विस्मृत को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, तो SOR दोस्तों जो प्रतिपादित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा दोस्तों। जिस समय ये आपका जो है क्वेश्चन आया था ये विवादों में चला गया था। देखिए SOR उत्तेजना जीव प्रतिक्रिया है जो कि वर्ष 1954 में वुडवर्थ ने प्रस्तावित किया था तथा क्लासिकल या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जो अनुक्रियात्मक व्यवहार को सीखने में मदद करने के साथ साथ वांछित अनुक्रिया के लिए सही उद्दीपन की उपस्थिति पर बल देता है दोस्तों। देखिए वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो सकती है, क्या कहलाती हैं, तो ये हो जाएगा आपका अनुपात मापनी। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी दोस्तों सही हो जाएगा। और मापन के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, ये आपके हो जाएंगे गुण की व्याख्या, गुण की कार्यकारी परिभाषा और गुण की इकाइयों के रूप में व्यक्त करना। अगला फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का अंतरीकरण होता है, कहाँ होता है दोस्तों, तो ये होता है परम अहम में होता है दोस्तों। ये फ्रायड का जो है ये अंतरीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रायड जो मनोवैज्ञानिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं। देखिए ये व्यक्तित्व के प्रथम व्यवस्थित सिद्धांत का श्रेय सिगमंड फ्रायड को दिया जाता है। और फ्रायड ने अपने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में दो मुख्य संप्रत्यय चेतना, अर्धचेतन और अवचेतन, दूसरा इदम अहम परा अहम जो है माना है। और फ्रायड के अनुसार परा अहम सामाजिक मान्यताओं का मूल्यों, आदर्शों एवं संस्कारों से संबंधित होता है तथा मानवीय, सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित में व्यक्ति को
त्याग व बलिदान के लिए तत्पर करता है, तपरा अहम पूर्ण चेतना से निर्धारित होता है। देखिए ये सिद्धांत है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको भूलना नहीं और आप लोग इनको रट लेना। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन से हैं? सिगमंड फ्रायड है। और शरीर रचना सिद्धांत सेल्डन है। और शील गुण सिद्धांत आलपोर्ट कैटल है। और मांग सिद्धांत अब्राहम मैस्लो है। और पारिस्थितिकवाद सिद्धांत दोस्तों गार्डन मर्फी हैं। और अस्तित्ववादी सिद्धांत कार्ल रोजर्स हैं। प्यारे दोस्तों तो ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको दोस्तों रट लेना। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है? तो ये सीखना कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, बी दोस्तों सही हो जाएगा। देखते हैं, चलिए देखिए, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है या अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम है। अधिगम प्रक्रिया सदैव एक ही उद्देश्य पूर्ण होती है, जो व्यक्ति को समायोजित तथा अनुकूलन के लिए तैयार करती है, जो सर्वकालिक सार्वभौमिक व सतत होती है। अर्थात सभी जीवधारी सभी कालों में सीखते हैं तथा यह प्रक्रिया परिणाम अभ्यास प्रशिक्षण एवं अनुभव पर आधारित है। दोस्तों अगला है सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए? तो 24 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? बताइए। ये आपका दोस्तों सही हो जाएगा स्तंभाकृति। ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए मनोवैज्ञानिक में संकलित आंकिक पद्धतियों के विश्लेषण की आवश्यकता होती है, जिसके लिए सांख्यिकी प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। और सांख्यिकी में स्थलाकृति वह रेखाचित्र है जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वो रेखाचित्र कौन कौन से हैं? दंड आरेख, वृत्तचित्र, दंडाकृति और आवृत्ति बहुभुज और आवृत्ति तथा संचयी आवृत्ति और प्रतिशत संचयी आवृत्ति, ये दोस्तों हैं। अगला है विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो 25 का ऑप्शन नंबर दोस्तों किशोरावस्था में होता है। किस में होता है? ये अवस्थाएं ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो बुद्धि का अधिकतम विकास जो होता है किशोरावस्था में। और बुद्धि विकास की इन अवस्था में मानसिक विकास से संबंधित प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन से? मानसिक योग्यताएं, कल्पना शक्ति, भाषा और रुचि अभिरुचियों व विकास। अगला है शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है दोस्तों मूल प्रवृत्तियों पर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए शिशु की मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं, जैसे भूख लगने पर शिशु का रोना, सामने पड़ी किसी भी वस्तु को मुंह पे रख लेना, क्रोध आने पर शिशु रो कर व हाथ पैर फेंक कर और अपने पास की वस्तुओं को फेंक कर अपने क्रोध को व्यक्त करता है। ये शैशवावस्था जन्मोपरांत जीवन की प्रथम अवस्था है, जिसमें जन्म से 6 वर्ष तक माना जाता है दोस्तों। अगला है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। किसमें प्रयोग किया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका वन मानुष पे किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा। कोहलर वर्ग ने वनमानुषों पर अनेक मनोवैज्ञानिक परीक्षण किए हैं, जिसमें सीखने की प्रक्रिया में सूझ शब्द का प्रयोग कोहलर ने चंपैजियों पर प्रयोग के दौरान उसके द्वारा सीखे गए व्यवहार का वर्णन करने के लिए ही किया था। कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत बुद्धि, सृजनात्मकता, कल्पना, तर्कशक्ति आदि संज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास करने में बहुत ही उपयोगी है। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धिलब्ध वाले व्यक्ति क्या होते हैं? सृजनशीलता होते हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। देखिए सूझ के साथ साथ समस्या समाधान करने, नई परिस्थितियों में अनुकूलन करने, अमूर्त ढंग से सोचने, अपने अनुभव से लाभ उठाने किसी व्यक्ति की क्षमता को इंगित करता है। परंतु सृजनशील का संबंध मौलिकता या नवीनता से नहीं है, जिसके द्वारा किसी नवीन या रचना नव विचार को प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। अगला ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों रुचि। रुचि है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा।
ध्यान किसी मानसिक क्रिया की एकाग्रता है जो अन्यों की अपेक्षा किसी एक प्रकरण पर चेतना की एकाग्रता है। और ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि है, जिसमें व्यक्ति उन्हीं उद्दीपकों के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करता है जिसमें उसकी रुचि होती है। विद्यार्थी की पुस्तकों के प्रति, संगीतज्ञ की संगीत के प्रति, खिलाड़ियों की खेल के प्रति जिज्ञासा प्रवृत्ति आदत तथा अभ्यास के फलस्वरूप भी व्यक्ति की रुचि बन जाती है। दोस्तों अगला है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। देखिए, एक कार्य को सीखने के आगामी कार्यों को सीखने तथा करने पर पड़ने वाले प्रभाव को अंतरण कहते हैं। अर्थात परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। सीखने का अंतरण किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, कौशल, आदतों, विचारों का किसी अन्य परिस्थिति में उपयोग करना है। और अंतरण के प्रकार कौन कौन से? धनात्मक अंतरण और दोस्तों ऋणात्मक अंतरण। तो ये दोस्तों कुछ रहे आपके CDP के बाल विकास के, जो कि 2015 का पेपर है। इसके पहले भी मैं पेपर करवा दिया हूँ और इसी प्रकार से सारे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सारे पेपरों को मैं करवाऊंगा। और इसके अलावा अन्य राज्यों के जो CDP के पेपर हुए हैं उन सबको मैं करवाऊंगा। इससे आपका ये CDP एकदम कंप्लीट हो जाएगी। और आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 में आपके 25+ क्वेश्चन CDP पे लाएंगे। अगर आप पूरे क्लास को, जितने मैं वीडियो डालता हूँ सारे आप देखते रहिए, जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप 25+ ही रहेंगे। अगर जब बहुत ज़्यादा मेहनत अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो निश्चय ही आपके 27 और 28 क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं। 2 नंबर 100% तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 25 तो प्लस आप अगर पर डे देख रहे हैं, हमारे साथ बने रहेंगे तो 25+ आएंगे। और प्लस अगर आप और मेहनत कर लेंगे तो 27 से 28 क्वेश्चन भी आपके सही हो सकते हैं। लोगों ने सही किया है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।